किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। विडंबना ये है कि न जाने क्या क्या किसानों को कहा जाता है। कभी किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, तो कभी चीन समर्थक कहा जाता है, कभी फंडिंग को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं और न जाने क्या क्या परिभाषा विकसित की जाती है किसानों को लेकर के। किसान बड़ी ही मुस्तैदी से खेतों में जाकर काम करते हैं और उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। शायद सरकार अन्नदाता कहती तो है, समझती नहीं है। मैंने शायद इसलिए लगा दिया और समझना इसलिए लगा दिया कि अगर समझती सरकार तो आज ये अन्नदाता दिल्ली एनसीआर की कई सीमाओं पर बैठे नहीं होते। सर्दी गुजर गई, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अगर लंबा खिंचा तो बरसात भी सामने है। यहाँ तक कि अब महापंचायत भी की जा रही है किसानों की तरफ से। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि न सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि इसका विकास दूसरी तरफ भी हो रहा है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि विस्तार दूसरी तरफ हो रहा है तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो किसान हैं, जो वकील हैं या किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। जब मैं उनसे बात करूंगा तो आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि जिन किसान को बहुत सारी बातों से परिभाषित किया जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उन्हें कहाँ कहाँ की और क्या क्या जानकारियां हैं, न सिर्फ अपने देश की बल्कि विदेशों में क्या घटनाएं घट रही किसानों से संबंधित, इसके बारे में भी उन्हें जानकारियां हैं। आप भी सुनकर के चौंक जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप बताएं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जगत सिंह राठी, गांव जंगेटी, जिला मेरठ। जिला मेरठ। तो आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते हैं। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 78 साल की उम्र। 78 साल की उम्र हो गई आपकी। ये बताइए, देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने देश में। मुझे ये पता चला है आपके बारे में कि विदेशों में जो घटनाएं घट रही किसानों के साथ, उसके बारे में भी आपको जानकारी है। वो क्या है, ज़रा बताएं आप। ऐसा है, हम आंदोलन पे आज 100वें दिन हैं और 100 दिन से यहाँ की जो सरकार है वो इतनी निकम्मी, नालायक और दुश्वार है कि उसे सही मानों में किसान के आंदोलन को देखते हुए 100 दिन के खुद पे खुद शर्मिंदा होकर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो बेवकूफ़ और नालायक आदमी हो वो खुद तो समझता ही नहीं, दूसरों को भी बेवकूफ़ मानता है। हमें जानकारी है, जैसे हमारे यहाँ आंदोलन चला, स्पेन भी एक राजधानी है जहाँ थोड़ा सा आंदोलन किसानों ने किया और सरकार तक अपनी मांग पहुँचाई और उस सरकार ने उसमें बहुत जल्दी संज्ञान लेके आंदोलन का बड़ा रूप नहीं होने दिया और उन्होंने वहाँ एनएसपी लागू की और ये कानून बना दिया कि अगर किसान की लागत मूल्य से कम पे कोई भी व्यापारी या सरकार किसी सामान को खरीदती है तो उसमें सजा का प्रावधान होगा। ये स्पेन की राजधानी, स्पेन देश की सरकार ने अभी 27 तारीख में इसे पास किया। 27 फरवरी कहना चाह रहे हैं आप? 27 फरवरी में पास किया और उसके बाद में 3 मार्च को सारे देश में लागू कर दिया। ये खबर हमने वहाँ से निकाली है। और ये एक सरकार है जो किसी भी बात के लिए सिर्फ एक बात है, इनके यहाँ हट धर्मी, और हट धर्मी करता है बेवकूफ़ और जाहिल आदमी। अच्छा, एक बात बताइए, आप खेती किसानी करते हैं, खेतों में ज़्यादा समय गुजारते होंगे आप, अपने देश में आंदोलन चल रहा है, आप विदेशों में क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी आप इतने जागरूक हैं कि वहाँ की जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जा रहा है? भाई, इंटरनेट का टाइम है। अब हम कुछ कम जाने पर हमारे बालक सब कुछ जाने। एक हमारे पोते ने उस पर हमें आज का चौथा दिन है दिखाया और सारा हमें बताया, फिर हिंदी में, इंग्लिश में था वो, लेकिन हमें हिंदी में बताया। और जब उसने हमें बताया तब हमें जानकारी, इसकी इंक्वायरी करी कई जगह, ये इंक्वायरी में सही पाया। और एक हमारे देश की सरकार है जो के बाद भी
100 दिन के आंदोलन के बाद भी गूंगी और बहरी बनी बैठी है। और जो उग्रवाद का काम किसानों पे लालछन लगाए वो हमारी सरकार कर रही है। कहीं खड्डे खुदवा रही है सड़कों में, कहीं तार लगा रही है, कहीं पब्लिक का रास्ता रोक रही है, कहीं बैरिकेड लगा रही है, और यहाँ तक कि पानी की बौछार और भद्दे से भद्द कभी आंदोलन जीवी बताते हैं, जबकि ये खुद परजीवी है और हमें बता रहे आंदोलन जीवी। तो देखा आपने स्पेन में क्या घटना घटी है, उसके बारे में इन्हें पता है। स्पेन में एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में ला दिया गया है, इसके बारे में इन्हें पता है। उस किसान को पता है जिस किसान के बारे में मैंने शुरू में कहा कि न जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब कुछ पता है। सवाल अक्सर ये किया जाता है कि हमें कोई काला कानून बता दे, मतलब कानून में काला क्या है ये बता दे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों को क्या कुछ नहीं पता है। अपने देश से बाहर दूसरे देशों में जो किसानों के साथ कोई घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में इन्हें जानकारी है, इतने ज़्यादा ये जागरूक हैं। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप एडवोकेट कहाँ हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या नाम हुआ आपका? संजय सिंह। अच्छा संजय जी, आप ये बताएं, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और आप किसानों के बीच में बैठे हुए हैं, और आपने देखा कि एक बुजुर्ग किसान हैं जिनकी उम्र 78 साल है और वो स्पेन की घटना के बारे में बता रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। और हमारी जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है, वो इन किसानों की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रही है? नहीं, वो तो सुनाई भी दे रहा है, वो सब समझ भी रही है, लेकिन वो जिनकी एजेंट है उनके हितों पे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। आज ये जो 100 दिन हुए हैं, ये आप इसे इस दृष्टि से देखें कि सरकार का लोकतंत्र में कितना विश्वास है और कितनी वो जिद पे अड़ी हुई है, और किसानों का कितना मजबूत संकल्प है। अगर ये सोचते हैं कि 100 दिन में ये हमें तोड़ लेते, तो आप यकीन मानिए कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक वापस जाएंगे नहीं, और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो जब स्पेन में ये बात हुई कि वहाँ एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में ला दिया गया है, जैसा कि ये बता रहे हैं बुजुर्ग किसान, तो क्या ये लगता नहीं है कि जो रहे होंगे उसको स्टडी किया जाए, उसे पढ़ा जाए, समझा जाए, और किसानों के बीच में उस मुद्दे को रखा जाए, समझाया जाए, और इसी अंदाज में फिर सरकार के सामने अपनी बात रखी जाए? समझाने की ज़रूरत किसानों को नहीं है, समझने की ज़रूरत। किसान मजबूर है, मूर्ख नहीं है। समझाने की ज़रूरत उनको है जो देश के अनाज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और ज़मीनों के ऊपर उनकी नज़र लगी हुई है। उनको समझाने की, सद्बुद्धि की ज़रूरत उनकी है। प्रार्थना उनके लिए कीजिए। जैसे स्पेन का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी, जैसा कि इन्होंने बताया। और मेरे ख्याल से अगर ज़्यादातर किसानों से बात की जाए तो स्पेन में क्या घटना घटी है किसानों के संदर्भ में कम लोगों को जानकारी होगी। लेकिन ये लफ्ज़ किसान जो है ना, शब्द किसान, वो तो हर देश में है। इस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ, हमारे बच्चे भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जो बुजुर्ग इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर पाते, उनके लिए भी उनके बच्चे हैं, और वो उनको बताया, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने, कि उनके पोते ने उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो बताया। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम मजबूर हैं, मूर्ख नहीं है, हमें जानकारी सब है। और अगर वहाँ की सरकार ये कर सकती है तो यहाँ की सरकार, तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ की सरकार जनता की नुमाइंदगी करती है और यहाँ की सरकार पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करती है। नहीं, यहाँ की सरकार भी तो जनता की नुमाइंदगी करती है ना, इलेक्शन के जरिए वोट करती है सरकार, उसके बाद तो वो ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। भारत में लोकतंत्र बहुत नया है, भारत अभी इतना परिपक्व भी नहीं है। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूंगा मुजफ्फरनगर का। हमने एक आदमी को एमपी चुना, अपना नुमाइंदा चुना, कि वहाँ आप पंचायत में जाके संसद में हमारी बात कहिएगा। उनकी पार्टी सरकार में आ गई, उसे मंत्री बना दिया गया। जब ये क्लैश शुरू हुआ तो सरकार ने उससे कहा कि जाके किसानों को समझाओ। नुमाइंदा हमारे पास आ गया, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले वो हमारी नुमाइंदगी से इस्तीफा देता और तब सरकार का नुमाइंदा बन के हमारे पास आता। तो लोक लाज से चलता है। लेकिन लगता नहीं है कि अगर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है तो उनसे डिबेट किया जाए, उनसे डिस्कशन किया जाए। आप अपनी बात ही रखवा लें उनके सामने में, अपनी बात मनवा लें उनके पास रख करके, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, हमें तो इस सारे एपिसोड से एक चीज़, हमारी गलतफहमी, एक भ्रम हमारा दूर हो गया। हमारा ये वर्तमान एमपी मुजफ्फरनगर का, चाहे सोने का बना हुआ है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, लेकिन ये हमारा नहीं है,
ये पूंजीपतियों का नुमाइंदा बनना इसने पसंद करा और बन के हमारे पास आना पसंद करा, बजाय इसके कि वो हमारा नुमाइंदा था और वहाँ हमारी बात कहता और नहीं मानी जाती तो इस्तीफा देकर हमारे पास आता। मतलब नाराजगी मुजफ्फरनगर के सांसद से भी है। अच्छा, आप भी एडवोकेट हैं, आप कहाँ वकालत करते हैं? मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस। दिल्ली हाईकोर्ट। जी हाँ, शुभ नाम हुआ? एडवोकेट अशोक कुमार। अशोक कुमार। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा इसका लीगल पहलू समझाएं, चूंकि ये मामला अदालत में भी है और सरकार के भी अदालत में है और किसान दोनों अदालत को के दरवाजे पे है, हाँ, फेस कर रहा है। क्या निदान निकल सकता है लीगली? नहीं, लीगली ही इसका निदान निकलेगा, जिद से तो निकलेगा नहीं। सरकार कितनी भी जिद करे या मैं अपने किसी एक ऐसी मांग के ऊपर आंदोलन करूं जो स्वाभाविक ना हो, तो उससे भी नहीं निकलता। किसानों की मांग स्वाभाविक थी, जेन्युइन थी। जैसे आपने एग्जांपल लिया था स्पेन का, देवेंद्र शर्मा के स्टेटमेंट में पढ़ रहा था अभी, उन्होंने कहा है कि आर पॉलिसी मेकर्स नीड और रियलाइज दैट अ परफेक्ट मैकेनिज्म इज़ टू बी प्रोवाइडेड देयर। तो अब परफेक्ट मैकेनिज्म चाहिए फॉर द एमएसपी, फॉर द प्रोटेक्शन। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से बता दूं सरकार को कि आप एमएसपी पे अगर गारंटी देते हैं या कानून बनाते हैं, इससे ज़्यादा उचित होगा मेरी राय में कि आप स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अगर आपने लागू कर दिया C2 + 50%, तो हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। स्पेन में वही हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए। बाकी हाँ, रास्ता निकलेगा और निकलना भी चाहिए और लीगली ही निकलेगा। और इसका अगर आप कानून बनाते हैं तो कानून के तरीके से काम करेगा। जब आपने जिस सभा में, जिस सदन में बनाया है, उसी सदन में वापस भी होगा और विधिवत होगा और होना भी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये सर्वोच्च अदालत में भी ये मामला चल रहा है, वहाँ क्या स्थिति है, क्या पोजीशन? चूँकि वक्त पर अगर ये बताया जाए तो किसानों तक ये बात पहुँचे, आम लोगों तक ये बात पहुँचे कि क्या स्थिति है वहाँ, ज़रा बताएं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो नोटिस तो इशू हो ही गए, उनके सॉलिसिटर जनरल सरकार की बोल नहीं पाए। बहुत सारे जब इश्यूज़ उठाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सौभाग्य से मैं उस प्रोसीडिंग के आसपास था। पहले ही क्वेश्चन ये था कि भाई अगर आप इसको बैन करेंगे या हम बैन करें, तो मुँह पे थप्पड़ था। लेकिन सरकार नहीं समझी। सरकार को बहुत मौके दिए, सरकार को ये कहा कि आप बैन कर रहे हैं या हम बैन करें, चलिए ठीक है, हम एक कमेटी बना देते हैं। 4 मेंबर्स की कमेटी बना दी। ये भी एक सरकार को टाइम दिया गया। सरकार को बहुत अपॉर्चुनिटी ऑनरेबल कोर्ट ने दी है और किसानों के हित में भी बात की है। लेकिन अभी तक क्योंकि प्रोसीडिंग तो पब्लिक डोमेन में है और क्या प्रोसीडिंग है और कैसे होती है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि जुडिशियल मामला है। लेकिन हाँ, ऑनरेबल कोर्ट बहुत चिंतित है, किसानों के लिए बहुत चिंतित है पर्टिकुलरली, और सरकार के ऊपर इस चीज़ का दबाव है। और आज जिस तरह से आप 100 दिन की बात कर रहे हैं, उधर से जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर, इधर से जो हमारे लोग हैं उनका प्रेशर, तो सरकार पूरी तरह से दबाव में है। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में, कुछ समय अंतराल के बाद आप देखेंगे सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सही हो जाएगी, हमारे किसान भी खुश हो जाएगा, सरकार की अपना सम्मान भी बच जाएगा, दोनों का सम्मान भी रहेगा और एक अच्छा रास्ता निकलेगा। इसकी हम कामना करते हैं इस निर्दयी सरकार से। एक बुजुर्ग किसान जिन्हें स्पेन में क्या हुआ है, किसानों के लिए क्या फ़ायदे की चीज़ हुई है, उससे वो जागरूक हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट यहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट यहाँ पर, उन्होंने तफसील से समझाई चीज़ों को और कहा कि जिस आंदोलन में 2-4 केस न हो वो आंदोलन नहीं हो सकता। आपने नाराज़गी भी देखी बुज़ुर्ग किसान की, और कह रहे हैं कि हमने तो बीजेपी के लिए क्या कुछ नहीं किया, बावजूद इसके हम तो बाट जोहते रह गए, लेकिन हमें वो नहीं मिला जिसकी हम आस लगाए बैठे थे। तो जिस तरह से शब्द किसान को परिभाषित करें तो बिल्कुल ज़ात और धर्म से ऊपर उठ करके वो होता है, यानी कि तमाम फूलों को उसमें पिरो दें तो वो माला बनता है। उसी तरह से यहाँ पे तरह तरह से परिभाषित किया गया चीज़ों को और समझाने की कोशिश की गई, उसी तरह से माला बनाया गया। और एक किसान ने क्या खूब कहा कि अगर हम जागरूक नहीं होते तो हम आंदोलन ही नहीं करते। यानी कि जो किसानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्हें वर्गलाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उसका सीधा और सटीक जवाब उन्होंने दिया है कि हम जागरूक हैं, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन चलता रहेगा, 100 दिन हो गया है, ऐसा किसानों का कहना है। देखने वाली बात ये होती है कि कब और कैसे इसका समाधान निकलता है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाज़ीपुर बॉर्डर से।